हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास। यहाँ देखिए, अगर मैंने आप जहाँ चेक करेंगे तो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे कुछ गैसेस के नाम लिखे हैं। जैसे ये हीलियम है, नियॉन है, आपके पास ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, मीथेन है, ब्यूटेन है, SO2 है, SO3 है, जैसे मान लीजिए अमोनिया भी है, ठीक है, एन ओके। उसके अलावा N2O है। तो दीज गैसेज SO3 है, जिनन है, अमोनिया। तो ऑल दीज गैसेज दे हैव डिफरेंट मोलर masses, and in fact they have different number of atoms in single molecule also. So all these substances have one thing in common. What is that? That at 273 Kelvin and at 1 atmospheric pressure, all of these gases have different gram molar mass, but they have same molar volume. Are you free okay with that or not? हीलियम है, नियॉन है, ऑक्सीजन है, N2 है, मीथेन है, ब्यूटेन है, SO2 है, SO3 है, N2O है, अमोनिया है, जिनन है, NO है, NO2 है। इन सब में क्या है? इन सब के अंदर आप चेक करेंगे तो मोलर मास डिफरेंट आएगा। इनफैक्ट नंबर ऑफ एटम्स भी डिफरेंट आएंगे। जैसे ऑक्सीजन में अगर 2 एटम्स हैं तो मीथेन में 5 हैं, ब्यूटेन में 14 एटम्स हैं, SO3 में 5 एटम्स हैं, SO2 में 3 एटम्स हैं। तो इनके सबके पास डिफरेंट मोलर मास है, डिफरेंट नंबर ऑफ एटम से ये बनी हुई हैं। लेकिन मज़ेदार बात ये क्या है कि अगर हमारे पास अगर टेम्परेचर 273 है और प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक है तो हर एक गैस का मोलर वॉल्यूम सेम है। क्या है? हर एक गैस का मोलर वॉल्यूम सेम है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया, मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेज अंडर STP कंडीशन इज सेम इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट उनके जो एटम्स हैं या उनके जो मोलर मासेस हैं वो डिफरेंट हैं। ये क्लियर है बेटा आपको ये बात? तो दुनिया में कोई भी गैस हो, चाहे मोनोटॉमिक हो, चाहे डायटॉमिक हो, चाहे पॉलीटॉमिक हो, उसके एक मोल का वॉल्यूम 22.4 ही होगा। आर यू श्योर अबाउट दैट? देखिए, हम एक और एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास CO2 है, तो CO2 के एक मोल में अगर आप चेक करेंगे तो कितने मॉलिक्यूल हैं? 6.022 10 पावर 23 मॉलिक्यूल हैं। इसके एक मोल में कितना है? आंसर है 44 ग्राम पर मोल। लेकिन इसका वॉल्यूम क्या है? आंसर है 22.4 लीटर एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। आर यू क्लियर? मान लीजिए यहीं पर दूसरी गैस है, उसका नाम क्या है? उसका नाम मान लीजिए हीलियम है। तो उसका एक मोल या H2 मान लीजिए, पहली गैस तो H2 ही है, सबसे इजी, ठीक है नहीं? तो जो सबसे पहली गैस है वो कौन सी है? वो H2 है। तो इसके एक मोल में कितने मॉलिक्यूल हैं? तो आंसर है 10 पावर 23। कितना मास है इसका? आंसर है 2 ग्राम। लेकिन इसका वॉल्यूम क्या है? तो आंसर है 22.4 लीटर एट STP। तो ये दुनिया की सबसे लाइटेस्ट गैस है और ये देखिए कितनी इन कंपेरिजन टू दैट बहुत है, बहुत ज़्यादा हैवियर है। ये 22 ग्राम है, ये 44 ग्राम। बट डिस्पाइट दैट क्या है? दोनों का मोलर वॉल्यूम सेम है। क्या है? दोनों का मोलर वॉल्यूम सेम है। आर यू श्योर अबाउट दैट?
तो ये छोटा सा पॉइंट है जो आपने याद रखना है हमेशा अपने माइंड में। आर यू श्योर अबाउट दैट? जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि हमारे को दे रखा है 5.85 ग्राम्स ऑफ NaCl। उनसे पूछता है हाउ मैनी क्लोराइड आयंस आर प्रेजेंट, हाउ मैनी क्लोराइड आयंस आर प्रेजेंट। तो आप पहले क्या करेंगे, आप पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? आंसर है गिवन मास बाय मोलर मास और फार्मूला मास। इस केस में फार्मूला मास होगा क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है। ये क्वेश्चन मेरे को बहुत सारे बच्चों ने पूछा है, याद रखिए। आयनिक कंपाउंड के केस में जिसमें आयन और कैटायन होते हैं, कैटायन और अनायन होते हैं, आप मोलर मास को फार्मूला मास बोलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? तो कितना हो जाएगा ये 5.85 डिवाइड बाय 58.5, कितना आ गया? आंसर आ गया 0.1 मोल। कितना आ गया? 0.1 मोल, मतलब 1 मोल। तो अगर आप चेक करेंगे यहाँ पर तो हमारे पास क्या सिचुएशन आएगी? सिचुएशन ये है कि NaCl की यूनिट में Na+Cl नेगेटिव होता है। तो 1 मोल में क्या है? 1 मोल में 1 मोल Cl नेगेटिव है। तो ऑब्वियस है 10⁻⁻1 मोल में क्या होगा? 10⁻⁻1 मोल क्लोराइड आयन। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स इसको आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए कि इतने सारे क्लोराइड के आयन्स हैं यहाँ पे। आर यू श्योर अबाउट दैट? इजी? आई थिंक टू इजी। समझ आ गया बेटे आप लोगों को? मान लीजिए आपको बोला जाता है कि 2.22 कैल्शियम क्लोराइड में हाउ मैनी क्लोराइड आयंस आर देयर। तो वही पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, कितना होगा? तो आंसर है सर ये है गिवन मास और 111 क्या है? नेल्सन क्या है? 111 को नेल्सन बोलते हैं। तो ये क्या होगा? ये हो गया हमारे पास फार्मूला मास ऑफ CaCl2। क्या आ गया? मैं दोबारा बोल रहा हूँ, गिवन मास डिवाइडेड बाय फार्मूला मास। ओके, कैल्शियम का मास क्या होता है? 40। श्योर बेटे? कैल्शियम का मास 40 है और क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, तो 35.5 इंटू 2, आंसर 71 आ गया। तो 71 + 40, आंसर इज 111। ओके, तो यहाँ से आंसर क्या आ गया? 0.2। कितना आ गया? 0.02 मोल्स आ गया आपके पास। कितना आ गया बेटे? ये 0.02 मोल्स आ गया। तो 0.02 मोल क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCl2 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2। अब 1 मोल CaCl2 में क्या है? आप बोलेंगे सर 2 मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन है, 2 मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन है। तो 10⁻⁻2 इंटू 2, क्योंकि ये है यहाँ पे। इतना मोल क्या है? CaCl2 है, कितना होगा? तो आप इसको ट्वाइस करेंगे तो 4 इंटू 10⁻⁻2 मोल्स करेंगे। वाई? बिकॉज CaCl2 में कितना है? जितने मोल, जितने कैल्शियम आयन की यूनिट है उससे डबल क्या है? उससे डबल क्लोराइड आयन्स है। नंबर ऑफ एनायंस आर 2 टाइम्स नंबर ऑफ कैटायन। तो 1 मोल CaCl2 में क्या है? 2 मोल Cl नेगेटिव आयन्स है। इसलिए अगर आपके पास 0.02 है, मतलब इतना मोल है, तो उसके पास आपके पास क्या आएगा?
ऑब्वियस है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन डबल आएगा। आर यू श्योर? तो अगर आपके पास 4.0 इंटू 10⁻² मोल्स क्लोराइड है तो ऑब्वियस है कितना होगा आपके पास। तो आप मोल की जगह क्या पुट करेंगे? ऑब्वियस है एवोगैड्रो नंबर। क्या पुट करेंगे आप? एवोगैड्रो नंबर, और आप आंसर निकाल लेंगे ये वाला। आर यू श्योर अबाउट दैट और नॉट? आपके पास आंसर क्या आ गया? तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू गिवन है हम उसको सिर्फ एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे हम। आर यू श्योर अबाउट दैट और नॉट? तो ये छोटी बातें हैं जो आपको एज ए स्टूडेंट याद होनी चाहिए। ठीक है बेटा कि नहीं? ओके, इजी। आई थिंक द आंसर इज टू इजी। श्योर। अब आगे चलते हैं। तो आपके पास क्या है यहाँ पे? आपके पास 10.6 ग्राम्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, तो आपको बताना है। अब देखिए एक मोल में क्या है? एक मोल में 2 सोडियम के आयन्स हैं यहाँ पे, 2 सोडियम के आयन्स हैं यहाँ पे। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स बताइए तो आप बोलेंगे सर गिवन मास डिवाइडेड बाय फार्मूला मास कितना है यहाँ पे? 106। तो आंसर कितना आ गया? 0.1 मोल। कितना आ गया? 0.1 मोल। तो 0.1 मोल कितने मोल्स हो गया? 0.1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट के आए हैं। इसमें क्या है? 0.2 इंटू Na मोल्स, क्योंकि एक मोल में 2 मोल है। चेक कर लो ध्यान से। आंसर क्या आ गया? 0.1 इंटू 2 इंटू 6.022 10⁻23। ये आपके क्या आ गए? नंबर ऑफ सोडियम आयंस आ गए इन सोडियम कार्बोनेट। लास्ट ईयर आपने पढ़ा था, याद है आपको? Na2CO3 10H2O, वॉशिंग सोडा। ठीक है ना? तो वो था डेकाहाइड्रेटेड। ये था, ये क्या है यहाँ पर? ये था एनहाइड्रस। क्या था यहाँ पे? एनहाइड्रस था। आर यू श्योर? ओके। तो आपको जब कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना है तो आपको चेक करना है कि एनहाइड्रस है या हाइड्रेटेड है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। यहाँ पे जहाँ पर पानी साथ में लिखा होगा उसको बोलते हैं हाइड्रेटेड, या फिर उसको बोलते हैं हम कि जो वाटर जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। 2 चीज़ें बोलेंगे आप, वाटर ऑफ हाइड्रेशन और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आर यू ओके विद दैट? अब देखिए मैंने कुछ एग्जांपल आपको लिखवा के दिए हैं। उसमें क्या है यहाँ पे? देखिए CaCl2 6H2। तो इसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और वाटर ऑफ हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ हाइड्रेशन। तो इसको बोलते हैं आइदर वाटर ऑफ की यहाँ पर 6 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है या वाटर ऑफ हाइड्रेशन है। यहाँ क्या है? वाटर ऑफ हाइड्रेशन है। तो जैसे आप बोलना चाहें इसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोथ आर इक्वली कंपेटेबल हेयर। तो जैसे इसमें ये तो पढ़ा ही हो आपने क्लास 10 में। जैसे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है, ब्लू कलर का होता है। पानी निकाल दीजिए, कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस क्या होता है बेटे? वाइट कलर का होता है। ऐसे ही एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जैसे ऑक्सैलिक एसिड। क्या नाम है इसका? ऑक्सैलिक एसिड डाईहाइड्रेटेड। तो ऑक्सैलिक एसिड डाईहाइड्रेटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसका नाम क्या है? ऑक्सैलिक एसिड। बाकी नाम तो खैर आपने पढ़े ही होंगे। ठीक है, कार्बोनेट, सोडियम ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड एनहाइड्रस भी होता है और कैल्शियम क्लोराइड एनहाइड्रस दोनों होता है। तो अगर हाइड्रेटेड है तो उसमें 6 वाटर मॉलिक्यूल भी पॉसिबल है, 4 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, 1 भी पॉसिबल है। आर यू श्योर अबाउट दैट? तो ये बात एज ए स्टूडेंट आपको मालूम होनी चाहिए। अगर देखिए आप इतना बात और जान लीजिए
कि 22.4 लीटर अगर कोई 1 मोल का गैस है तो वो STV पर है कि जहाँ पर टेम्परेचर क्या है 273 और प्रेशर क्या है 1 एटमॉस्फेरिक। लेकिन अगर टेम्परेचर आपका 298 हो जाएगा, प्रेशर हालांकि वैसे ही रहने दीजिए क्योंकि प्रेशर थ्रू आउट द, तो आंसर होगा 24.67 लीटर, 1 मोल का आंसर। ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें हैं आप याद रखिए। क्लियर नहीं क्लियर? तो ये कब आंसर है? जब प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक है और 2 आपका 98 टेम्परेचर है, 298। मैं रिपीट कर देता हूँ, 298, 300 से सिर्फ 2 कम। ठीक है नहीं? श्योर अबाउट दैट? तो ये 398 हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे होता है ना, आप इसको याद रखिए, जैसे है ना कि वीरेंद्र सहवाग इज़ द ओनली बैट्समैन हु स्कोर ट्रिपल सेंचुरी फॉर इंडिया, तो वैसे ही यहाँ पे आप याद रखिए पॉइंट। ठीक है ना। ओके, आर यू श्योर? तो ये 2 कम है, तो आप ये पॉइंट चीज़ें याद रखें। हाँ देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको करवाया जा रहा है वो ये है कि अगर आपके पास एक 0.2 मोल एक कंपाउंड है A2B और 0.3 मोल कंपाउंड है A3B2, तो बताइए A और B का ग्राम एटॉमिक मास क्या है? ये एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए वो बोलता है कि CO2 है, इसका मोलर मास है 44 और CO का मोलर मास है 28। बताइए कार्बन का और ऑक्सीजन का मोलर मास क्या है? तो यू कैन कैलकुलेट इट। ये क्लास 10th में हमने पढ़ा हुआ है। कैसे पढ़ा हुआ है? वो पढ़ा हुआ है आपने कि मान लीजिए कार्बन का मास x है, ऑक्सीजन का y है, तो आ गया। इजी और टू इजी? द आंसर इज टू इजी। तो लीनियर इक्वेशन करके आप सॉल्व करते थे ना, वही लीनियर इक्वेशन का फॉर्मूला यहाँ पे, कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है ना। क्लियर? मज़ेदार बात ये है कि IIT केमिस्ट्री और जो नीट की केमिस्ट्री है उसमें मुश्किल कुछ है ही नहीं, सब कुछ आसान ही है, और इतना आसान है कि खुशी खुशी में गलती हो जाती है कई बार। आर यू श्योर? क्लियर? तो अब हम क्वेश्चन करते हैं, इसके आगे चलते हैं। तो हमें मालूम पड़ गया यहाँ पे कि जो 0.2 मोल है वो क्या है? A2B है। किसके इक्वल है? तो आंसर है वही, वो इक्वल है हमारे पास किसके? ठीक है जी। तो वो जो हमारे पास वैल्यू आ रही थी 0.2 की, वो वैल्यू क्या थी? वो थी 10 ग्राम के आसपास। तो आप इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा 2A। तो अगर आप इसको मैथमेटिक्स चेक करेंगे 0.2 में की 10 है, तो बताइए 1 मोल की वैल्यू क्या होगी? ठीक है ना। तो 1 मोल की वैल्यू निकाल लीजिए, तो आप बोलेंगे 0.2 है 10 ग्राम के इक्वल, तो 1 मोल होगा कितना बेटे? ठीक है जी। A2B की वैल्यू क्या होगी? तो A2B की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारे पास 10/0.2। द आंसर कम्स आउट टू बी हाउ मच? 50। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या आ गया? 2 ऑफ A प्लस B इज इक्वल टू 50। इक्वेशन नंबर 1। आर यू श्योर अबाउट दैट और नॉट? क्लियरली अंडरस्टूड? वेरी गुड। तो देखिए क्या है यहाँ पे 0.3 मोल ऑफ A3B की वैल्यू क्या है? तो आंसर क्या है? आंसर है यहाँ पे 27। तो A3B2 की वैल्यू क्या आ रही है? तो आंसर है 27/0.3। आंसर इतना आ गया। आंसर कम्स आउट टू बी 90। तो ये हो गया 3A प्लस ट्वाइस ऑफ B इज इक्वल टू हाउ मच? इक्वल टू 90। इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे? ये 90 आ गया। तो ये 2 इक्वेशन आ गई। इक्वेशन 1 क्या थी? इक्वेशन नंबर 1 थी, क्या थी वो? तो ये थी 2A प्लस B इक्वल टू 50। अब आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे और आंसर निकाल देंगे। ठीक है। तो क्या करें आप अगर इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे अगर
2 के साथ और फिर ट्वाइस माइनस 1 कर दीजिए, तो ट्वाइस माइनस ट्वाइस ऑफ ए, तो उससे क्या होगा। तो आपने करना क्या है, आपने अप्लाई करना है यहाँ पे सेकेंड माइनस ट्वाइस ऑफ 1, तो करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपके पास आंसर आ गया माइनस 10 इक्वल टू माइनस ए, तो ए कम्स आउट टू बी 10, तो ए का मास 10 आ गया, तो बी का मास क्या आएगा, तो बी का मास हमारे पास आ गया 30, कितना आ गया 30। तो ये ए का और ये बी का क्या है, ग्राम एटॉमिक मास, क्या है ये ग्राम एटॉमिक मास है। तो एज ए स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए। इजी क्वेश्चन है कि नहीं, वेरी इजी, क्या है ये, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमने पॉइंट सीखना है वो सीखना है रिगार्डिंग द वेरियस कंसंट्रेशन टर्म। तो पहले उसमें हम बात सीखेंगे कि सोल्यूशन क्या होता है। तो सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन एक होमोजीनियस, मतलब एक ही फेज में सब कुछ एक जैसा, उसको बोलते हैं होमोजीनियस। जैसे आपने देखा होगा एयर है तो हर चीज़ क्या है, गैसियस फेज में आ गई, क्लियर है ना, श्योर अबाउट दैट। तो एक ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपकी मम्मी ने आपको पानी डाल दिया प्लस उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया, तो दो कंपोनेंट है। फिर आपकी मम्मी ने वाटर लिया, सॉल्ट लिया प्लस शुगर डाल दिया, तो 3 कंपोनेंट हो गए। फिर मम्मी ने क्या किया, मम्मी ने आपको वाटर लिया, ठीक है, सॉल्ट लिया, शुगर लिया प्लस सिट्रिक एसिड डाल दिया, नींबू डाल दिया, तो शिकंजी बन गई। तो इसमें 4 कंपोनेंट है, 1 2 3 4, इसमें है 3 कंपोनेंट। तो सोल्यूशन नंबर 1 में क्या है, सोल्यूशन नंबर 1 के अंदर 2 कंपोनेंट है, दूसरे सोल्यूशन में क्या है, 3 कंपोनेंट है, और कुछ सोल्यूशन नंबर 3 में क्या है, 4 कंपोनेंट। तो कंपोनेंट जितने मर्जी हो जाए, लेकिन कंपोनेंट चाहे जितने मर्जी हो, सॉल्वेंट कोई एक ही होगा। श्योर अबाउट दैट और नॉट। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये 2 कंपोनेंट है, ये 3 कंपोनेंट है, ये 4 कंपोनेंट है। आपके कोर्स में ज़्यादातर जो क्वेश्चन होंगे वो 2 कंपोनेंट पे ही होंगे। आर यू श्योर अबाउट दैट और नॉट, क्लियर आपको ये बात। तो सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट वो होता है विच अंडरगो डिसोल्यूशन, विच अंडरगो डिसोल्यूशन, जो घुल जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सॉल्यूट। क्या बोलते हैं उसको, सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट वो कंपोनेंट है इन विच डिसोल्यूशन टेक्स प्लेस। क्या होता है इसके अंदर, डिसोल्यूशन होती है, डिसोल्यूशन टेक्स प्लेस। बड़ा आसान है ये, मुश्किल नहीं है, क्लियर नहीं क्लियर। तो 2 कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है। 2 से ज़्यादा कंपोनेंट भी हो सकते हैं, लेकिन सॉल्वेंट हमेशा एक ही रहेगा। क्यों, डिसोल्यूशन तो किसी एक में ही होगी ना। हाउ मैनी सब्सटेंस कैन अंडरगो डिसोल्यूशन, 2 3 4 5 6 7 8, बट इन हाउ मैनी कंपोनेंट्स, तो आंसर है ओनली 1 कंपोनेंट। तो जिसमें डिसोल्यूशन होगी वो एक ही कंपोनेंट होगा, और जैसा सोल्यूशन का नेचर होगा वही सॉल्वेंट माना जाएगा। याद रखिए इस बात को, क्लियर नहीं क्लियर। तो ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट को जनरली हम डोनेट करेंगे बी से, और सॉल्वेंट को जनरली हम डोनेट करेंगे ए से। ये कन्वेंशन है, कोई रूल नहीं है, लेकिन ऐसी कन्वेंशन है जो अनरिटन है लेकिन हर कोई फॉलो करता है। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आए तो आप उनको चाय कराएंगे, नाश्ता करवाएंगे, उनको खाएंगे पिलाएंगे, तो ये किसी बुक में नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना, किसी लॉ में नहीं लिखा हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ ऐसा करना, नहीं, ये कल्चर का पार्ट है, भाई ऐसा ही होता है, ठीक है। वैसे ही क्या है, किसी रूल में नहीं लिखा हुआ कि सॉल्यूट को बी बनाइए, सॉल्वेंट को ए बनाइए, लेकिन ये एक ऐसा अनरिटन रूल है जो हर कोई फॉलो करता है। जैसे कोई मेहमान घर में आए
तो एक अनरिटन रूल है कि उसको आपने अच्छी तरह से ट्रीट करना है। श्योर। तो ऐसी एक अनरिटन रूल है कि सॉल्यूट टेक एज बी, सॉल्वेंट टेक एज ए एंड स्ट्रिक्टली फॉलो। आर यू श्योर? वेरी गुड। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास अब आपको बताना है कोई सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन के अंदर कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, तो आंसर है ए प्लस बी। एक मतलब ए क्या होगा? सॉल्वेंट। बी क्या होगा? सोल्यूट। ए क्या हो गया? सॉल्वेंट जिसमें डिसोल्यूशन होती है। बी क्या होता है? सोल्यूट जो डिसोल्यूशन करता है। तो हो सकता है सी कंपोनेंट भी हो, डी भी हो, एफ भी हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ए और बी तो पक्का ही दो कंपोनेंट होने चाहिए। श्योर अबाउट दैट? तो ये पॉइंट आप अच्छे ढंग से दोबारा पढ़ लें। सोल्यूशन क्या है, सोल्यूट सॉल्वेंट क्या है, ठीक है जी। तो कोई आपसे पूछे भाई हाँ जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, तो आप बोलेंगे डब्ल्यू ए बाय एम ए। तो डब्ल्यू ए क्या है, तो आप बोलेंगे गिवन मास ऑफ कंपोनेंट ए, जितना क्वेश्चन में दे रखा होगा, डिवाइड बाय एम ए क्या है? मोलर मास ऑफ ए। ऐसे ही एन बी क्या होगा? एन बी होगा गिवन मास ऑफ बी बाय मोलर मास ऑफ बी। वही है, गिवन मास ऑफ बी बाय मोलर मास ऑफ बी। क्लियर? क्लियर अंडरस्टूड? समझ आ गया बेटा आप लोगों को? तो ए और बी क्या है यहाँ पे? कंपोनेंट्स है सोल्यूशन के। श्योर। तो अब उसके बाद क्या होगा, आप बोलेंगे काई, ये सिंबल होता है काई, कई लोग इसको एक्स भी बोलते हैं। तो एक्स बोलना ठीक है, लेकिन एक्चुअल में सिंगल काई का है। तो काई ए क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। और काई बी क्या होता है? इसको कई लोग एक्स बोलते हैं, अगर आप एक्स बी लिखने बोलना चाहें तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है बेटे? तो ये ए फ्रैक्शन ए और बी है। अब मोल फ्रैक्शन बाय डेफिनेशन क्या है? तो मोल फ्रैक्शन बाय डेफिनेशन है, मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज ratio of number of moles of a component, number of moles of a component, number of moles of a component to the total number of moles, to the total number of moles of all the component. ठीक है जी, ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, दोबारा समझिए बात को कि मोल फ्रैक्शन क्या है? ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक कंपोनेंट, एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन है किसके साथ? टोटल नंबर ऑफ मोल के साथ। इसको अगर आप फार्मूला से चेक करेंगे तो कैसे होगा? तो ये होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए किसके इक्वल होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो आंसर होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय टोटल मोल फ्रैक्शन। इस तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो जाएगा आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी। और मज़ेदार बात क्या है? टोटल मोल फ्रैक्शन की जो वैल्यू है हमेशा 1 होती है। ठीक है जी, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? जो क्लियर होना चाहिए आपको। वेरी गुड। ठीक है बेटे, तो काई ए प्लस काई बी इक्वल टू क्या होगा? हमेशा 1 होगा।
टोटल मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज टेकन एज 1। काई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, काई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। क्लियर है? श्योर? आप इसको ऐसे समझिए ध्यान से। मान लीजिए आपके पास क्या है, कह रहा है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। आपने 18 ग्राम जो ग्लूकोज है 90 ग्राम पानी में डिजोल्व करा दिया है, तो बताइए दोनों का मोल फ्रैक्शन क्या है। तो पहले आप एन ए निकालिए। तो ए क्या है यहाँ पर, ए ऑब्वियस है वाटर होगा, और बी क्या है यहाँ पे, ऑब्वियस है ग्लूकोज होगा। तो जो मोलर मास ऑफ ए है सबको मालूम है 18, और मोलर मास ऑफ बी क्या है, आंसर सबको मालूम है 180। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए निकालेंगे पहले, तो आंसर आएगा 90/18 कम्स आउट टू बी 5। फिर नंबर ऑफ सोल्यूट ऑफ बी निकालिए, दैट इज ग्लूकोज है, तो आंसर क्या आएगा 18/180। आंसर कितना आएगा, तो आंसर ऑब्वियस है, आंसर कितना आएगा 0.1 आएगा। तो एन ए प्लस एन बी की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, तो आंसर है 5.1। ये 5 है, ये 1। क्लियर? तो अगर आप इससे थोड़ा आगे चलते हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना आएगा, तो बोलोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्या आंसर है 5/5.1। ठीक है, तो कितना आ गया 50/51। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या है, या तो है एन बी बाय एन ए प्लस एन बी, और या फिर है 1 - एक्स ए, जैसे मर्जी निकाल लीजिए, चाहे आप ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए। दोनों से आंसर क्या आएगा, दोनों से आंसर वैल्यू सेम आएगी। क्या आएगी, दोनों की आंसर वैल्यू सेम आएगी। आप चेक करके देख लीजिए, यहाँ से निकालें तो एक्स बी की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, ये आएगी आपके पास एन बी की वैल्यू 0.1 डिवाइड बाय 50 प्लस 0.1, सॉरी 5 आएगा, नॉट 50। तो ये हो गया 0.1 डिवाइड बाय 5.1, कितना आंसर आ गया 1/51। अब यहाँ पे पुट करके देखिए एक्स ए को, तो वही आएगा नहीं आएगा। तो ये छोटा सा पॉइंट है जो आपको याद कर लेना है, माइंड में अच्छे ढंग से आपने जमा लेना है अपने। आर यू श्योर अबाउट दैट? तो आप चाहें तो 1 - एक्स ए की वैल्यू भी क्या आएगी, यहाँ पुट कीजिए एक्स ए की वैल्यू को 50/51, यू विल गेट दैट आंसर। तो आपकी मर्जी है, आप कन्वेंशनल जाएंगे या आप ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। आर यू श्योर? ईजी था? दोबारा क्वेश्चन को समझिए। अगर हमारे पास 18 ग्राम वाटर है, सॉरी 18 ग्राम ग्लूकोज है C6H12O6 और 90 ग्राम वाटर है, तो बताइए टोटल मोल फ्रैक्शन क्या है उसका, एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू बतानी है आपको। तो उसके लिए पहले आपको एन ए और एन बी मालूम होना चाहिए, फिर एन ए टोटल मालूम होना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे आप, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल। तो एक्स ए क्या होता है, एक्स ए या काई ए बात एक ही है, ये होता है एन ए बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और एक्स बी क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्योंकि दोनों का सम जो है 1 के इक्वल होता है, तो आप चाहे एक्स बी को 1 - एक्स ए लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। आर यू श्योर अबाउट दैट? ईजी है कि नहीं? आंसर है बहुत ईजी है। नेक्स्ट पॉइंट आपको आना है, वो आना है रिगार्डिंग द मास परसेंटेज ऑफ परसेंटेज। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है, कंपाउंड मान लीजिए जैसे H2O ही मान लीजिए चलिए, तो कोई आपको बोलता है कि पानी में परसेंटेज ऑफ वाटर क्या है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या है, तो आप बोलेंगे सर कैसे, वॉल्यूम परसेंटेज मास, तो अंदर मास परसेंटेज क्या है इसको, तो मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या है किसमें, इन वाटर। तो आप चेक कर लो 2 × हाइड्रोजन +1 × ऑक्सीजन, तो
कितना आंसर है 2 और किसका कितना आंसर है, तो आंसर है 16। तो परसेंटेज ऑफ एक कंपोनेंट क्या होता है, तो आता है मास ऑफ द कंपोनेंट, मास ऑफ द कंपोनेंट बाय टोटल मास इनटू 100, मास ऑफ द कंपोनेंट, mass of component by total mass into 100। तो आप समझिए ना, into 100, मतलब उसको 100 में लिखा नहीं है, आप इसको दोबारा से लिख लेते हैं। एक सेकेंड, तो देखिए आपके पास क्या आंसर आ गया। परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट क्या होगी, मास ऑफ द कंपोनेंट इनटू 100 डिवाइड बाय टोटल मास। श्योर अबाउट दैट। तो जैसे आपसे पूछा जाएगा भैया बताइए परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या है, तो बोलेंगे 2/18 इंटू 100। बोलेगा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या है, आंसर है 16/18 इंटू 100। आर यू ओके विद दैट, क्लियर अंडरस्टूड। तो चेक करेंगे यहाँ पे, अगर आप तो चेक करने का क्या आंसर आ रहा है आपके पास, आपको आंसर आ रहा है यहाँ पे दैट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज 11.1111 एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज 88.88। कैसे, जो वाटर का मोलर मास है उसमें 2 हाइड्रोजन है और 16 ऑक्सीजन है, तो दोनों का मिला के 18 है। तो 2/18 इंटू 100 और 16/18 इंटू 100, ये आपके पास 2 सिचुएशन आ गई हैं। आर यू ओके विद दैट, श्योर, वेरी गुड। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या आ गया, C12H22O11, तो इसका जो मोलर मास है वो कितना है 12 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 22 प्लस 16 इंटू 11, तो ये कितना आ गया 144, 22 और ये 176। तो अगर आप इन सबको ऐड कर देंगे तो ऐड करने तो आंसर आ रहा है 342 ग्राम पर मोल। तो अगर आपसे से पूछा जाएगा यहाँ पे कोई कि बताइए भाई परसेंटेज ऑफ, यहाँ पर कार्बन कितनी है किसके अंदर, तो आंसर है सुक्रोज के अंदर, जो खाने वाली चीनी होती है, दैट इज कॉल्ड एज टेबल शुगर और केन शुगर। उसमें परसेंटेज कार्बन कितना है, तो आप बोलेंगे अमाउंट ऑफ कार्बन दैट इज 144 डिवाइड बाय टोटल मास दैट इज 342 इंटू 100। क्लियर। तो जब इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने में आपके पास आंसर क्या आ रहा है, आपका आंसर आ रहा है 42.105। तो ये आपको समझ आ गया कि मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट कैसे निकालनी है। ऐसे ही मान लीजिए इसमें निकालना हो मास ऑफ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या है, तो अगर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालनी है तो क्या होगा, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बाय टोटल मास इंटू 100। क्या आ जाएगा, कैलकुलेट करने के बाद आंसर आ जाएगा 51.462। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप किसी भी कंपोनेंट का मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। इजी है कि नहीं, श्योर, बहुत इजी। आप इसके में अकस्टम हो, कैसे भाई आपके मैथ्स में कितने परसेंटेज आया, आपका केमिस्ट्री में कितना परसेंटेज आया आपका, तो ये आप वैसे ही निकालेंगे। आर यू श्योर अबाउट दैट, इजी है कि नहीं, आंसर है बहुत इजी। तो अब हम सीखेंगे एक चीज़ होगी, उसको हम बोलेंगे मास बाय मास परसेंटेज। क्या बोलेंगे, मास बाय मास परसेंटेज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है X% ऑफ B है यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है कि 100 ग्राम सोल्यूशन में, 100 ग्राम सोल्यूशन में जो अमाउंट ऑफ B है, जो क्या है अमाउंट ऑफ B है, वो इक्वल टू X ग्राम है। और श्योर, इस लिखा होगा 78% H2SO4
मास बाय मास, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया इन 100 ग्राम सोल्यूशन क्या है हमारे पास 78 ग्राम क्या है, तो आंसर है H2SO4। बाकी सब क्या है, बाकी सब जो भी सॉल्वेंट वहाँ पर वाटर वगैरह है वो। तो ये जो परसेंट में परसेंट की मास है उसका मतलब क्या हुआ कि कितने ग्राम में कितने 100 ग्राम में कितना वो कंपाउंड गिवन है। जैसे कहीं पे लिखा होगा 90% HNO3, तो मतलब क्या हो गया, मतलब है 90 ग्राम जो है वो HNO3 है, बाकी 10% क्या है, तो आंसर है पानी। आर यू श्योर अबाउट दैट? देखिए नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास, नेक्स्ट आएगा आपके पास मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। जैसे कहीं पे लिखा हो X% ऑफ ए, वो क्या है मास बाय वॉल्यूम लिखा हो मान लीजिए, तो क्या मतलब है, इसका मतलब है X ग्राम ऑफ ए इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 100 ml, सॉरी क्योंकि ये मास बाय वॉल्यूम है तो हम क्या बोलेंगे इसको 100 ml ऑफ सोल्यूशन, 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो ये वॉल्यूम है और ये अमाउंट है, तो इसका मास बाय वॉल्यूम क्या, मास बाय वॉल्यूम याद रखिए, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज आप 100 ग्राम या 100 ml में ही डिफाइन करेंगे। आर यू श्योर? क्लियर? जैसे लिखा होगा आपके पास 10% मास बाय वॉल्यूम यूरिया सोल्यूशन, मतलब क्या हुआ 10 ग्राम यूरिया है, 10 ग्राम क्या है आपके पास यूरिया है इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। क्लियर है कोई बात? अरे समझ आ गई ना बेटे, वेरी गुड। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या होगा, कहीं पे लिखा है X% ऑफ वाई, इसका मतलब है X ml ऑफ वाई इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो अब ये जो सब पॉइंट है आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। हमने क्या क्या सीखा अभी तक, हमने अभी तक ये सीखा है कि AMU क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन क्या है, मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, ग्राम एटॉमिक मास क्या है, ग्राम मोलर मास क्या है, मोलर वॉल्यूम क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस क्या है। तो ये आप समझ लीजिए हमारा एक बेस तैयार हो गया। अब हम केमिस्ट्री पढ़ने लायक होंगे, क्या हो गए, हम केमिस्ट्री पढ़ने के लायक हो गए। मतलब ये समझ लीजिए आप, अभी तक हम पढ़ रहे थे ABC, क्या पढ़ रहे थे ABC। अब हम कल से जो वर्ड फॉर्मेशन है उसकी शुरुआत करेंगे कि कैसे इनसे वर्ड बनेंगे। आर यू क्लियर? तो जितना भी अभी तक आपको बेसिक फंडामेंटल पढ़ाया गया है इसको ध्यान से समझ लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑल ऑफ दिस। श्योर ओके बेटे, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ओके ऑल